नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, जियोमॉर्फोलॉजी की टॉपिक हम लोगों ने शुरू कर दी थी और जियोमॉर्फोलॉजी की जो पहली टॉपिक हम डिस्कस करने चल रहे हैं उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। और समझेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, उसकी परतों का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, उस पर बेस्ड जितने भी अध्ययन किए गए हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे और एक संपूर्ण जानकारी लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक है उसको आपके यूपीएससी के सिलेबस में मुख्य परीक्षा का जो पेपर है वो उसमें मेंशन नहीं किया गया है टॉपिक का नाम। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ से क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता। पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, ये 3 टॉपिक तो मेंशन ही कर दिया है, लेकिन उसके पीछे आप देखेंगे ईटीसी लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि इनका आधार क्या है। जो ये 3 टॉपिक है इनका आधार क्या है, तो आधार जब ढूंढने जाएंगे तो हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। विशेष करके यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर आप देखिए तो प्रत्येक वर्ष लगभग यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और स्टेट एग्ज़ाम में भी लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग पिछली क्लास में हम ये सीखे थे कि जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हमने कहा था कि जियोमॉर्फोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ डायग्राम है। डायग्राम्स को देख करके उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो एक एक चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिए इधर आप मैंने एक बना दिया सिनॉप्सिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। और पहले हम क्या करेंगे, इसका आंतरिक वर्गीकरण करेंगे, इंटीरियर क्लासिफिकेशन, जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं इस पर बेस्ड जो भी स्टडीज़ की गई हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जो ट्रेडिशनल विधि है, ट्रेडिशनल मेथड, उसमें से एक है घनत्व पर आधारित अध्ययन, डेंसिटी बेस्ड स्टडी। एक है टेम्परेचर पर आधारित अध्ययन, टेम्परेचर बेस्ड। और एक है दाब पर आधारित अध्ययन यानी प्रेशर बेस्ड अध्ययन। और जब इन तीनों से संपूर्ण जानकारी हमको नहीं प्राप्त हो सकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, जिसको कहते हैं भूकंप शास्त्र पर आधारित यानी सिस्मोलॉजिकल स्टडीज़। तो इन सबको हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर अगर हम देखें तो बाहर से ये हमें कैसी नज़र आती है। बाहर से हमें ये ठोस नज़र आ रही है, एक दृढ़ पिंड के समान नज़र आ रही है। अब हम अगर इसके सेंटर में पहुँचें, इसके बीचों बीच वाले हिस्से में अगर हम जाना चाहें तो क्या रास्ता क्या है कि हम, एक रास्ता तो ये है कि हम सीधे यहाँ से ड्रिल करके अंदर चले जाएं, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि आने की वापस संभावना फिर ख़त्म हो जाएगी। तो आखिर हम इसके केंद्र तक कैसे जाएं? केंद्र यानी कि इसकी त्रिज्या की बात मैं कर रहा हूँ, रेडियस की बात कर रहा हूँ। बीचों बीच में हम कैसे जाएं? अगर हम किसी कारण से किसी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाते तो हम समझ जाते कि हाँ ठीक है, ये ऐसा है, लेकिन ये संभव नहीं है। तो इसके अध्ययन को करने के लिए कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण हैं और कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर नाम मात्र की जानकारी हमको प्रोवाइड कराते हैं। जो अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं उन्हीं के आधार पर हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान हुआ है। प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती है। जैसे देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाणों में अगर ज्वालामुखी को ले लें, भाई ज्वालामुखी में क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से ही मैग्मा बाहर की ओर आता है और उस मैटर को ले करके हम उसको एक्सप्लेन करें, उसको देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैग्मा कितनी गहराई से आता है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे जहाँ तक इसका रेडियस है 6371 किलोमीटर तक, वहाँ से तो आता नहीं है। मैग्मा तो ऊपर से आ सकता है, 100 किलोमीटर से, 150 किलोमीटर से आ सकता है, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से आ सकता है। तो हमें ऊपर की ही कुछ परतों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से अगर आप देखें कि ड्रिलिंग सिस्टम, यानी कि हम ड्रिल कर दें और ड्रिल करके देखें कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ड्रिल करने की भी अपनी एक क्षमता है। बहुत गहराई तक आप ड्रिल नहीं कर सकते।
तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर यह निकल के आती है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो अपूर्ण है, उनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो फिर अप्रत्यक्ष प्रमाण पर हम जाएंगे। अप्रत्यक्ष प्रमाण में एज्यूम किया गया, जैसे डेंसिटी को एक बेस्ट बना करके अध्ययन किया गया कि पृथ्वी ऐसी है, अंदर ऐसा है, तापमान को बेस बना करके अध्ययन किया गया, प्रेशर को फिर बेस बना करके अध्ययन किया गया, लेकिन इनसे भी हमें संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी। तो फिर लास्ट में भूकंप शास्त्र को आधार बना करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया और वही एक सटीक जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। तो अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि इस पृथ्वी को मान लेते हैं कि एक वाटरमेलन की तरह है, यानी एक तरबूज आपने देखा होगा, और उसको जब आप बाय करने जाते हैं तो क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भैया ऐसा करो कि हमको बता दो कि ये पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इतना आप ले लो, चाकू से काट दो और उसके रेडियस तक चले जाओ और काट करके इसको बाहर निकाल लो, फिर हम देख लेंगे कि ये पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है। पूरा इसके अंदर तक की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो कुछ वैसा ही हम लोग भी करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका। देखिए, जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी मुख्यतः 3 परतों में विभक्त है। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसको ऐसे कट कर लें, इतना हिस्सा, केवल इतना हिस्सा क्या करें, कट कर लें, तो आप देखेंगे यही संरचना यहाँ पर बनी हुई है। यही तो संरचना है। तो सीधी सी बात ये है कि जो ये 3 परतें हैं, इनका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें नामकरण करना पड़ेगा। एक पहली परत और ये दूसरी परत और ये तीसरी परत, यानी जो ये 3 परतें हैं, इनका नामकरण हम करते हैं। ऊपर की परत को हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं भू प्रॉपर्टी। मध्य वाले हिस्से को हम कहते हैं मेंटल। इसको प्रवार कहा जाता है। इसी प्रकार से जो केंद्र का हिस्सा है, सबसे नीचे का हिस्सा, इसको हम कोर कहते हैं और हिंदी में इसको क्रोड कहते हैं या अंतरतम भी कहा जाता है। ये हमने सिंपल नामकरण किया सामान्य विशेषताओं के आधार पर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अगर हम रासायनिक संरचना इसकी देखें, रासायनिक संरचना एवं संगठन के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, ये तो सामान्य वर्गीकरण है। ओके, रासायनिक संरचना के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो दोस्तों ये जान लीजिए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। वर्तमान के प्रमाणों से ये स्पष्ट हो चुका है। अब कितने प्रकार के तत्व हैं, तो अगर हम कहें लगभग 200 तत्व इसमें पाए जाते हैं, 200 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट 20 प्रकार के तत्व हैं और उनमें भी कुछ प्रमुख ये हैं। जैसे आप क्रस्ट को देखिए, क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है। इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि क्रस्ट वाले हिस्से में केवल सिलिका और एल्यूमिनियम है। इसका ये मतलब है कि सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे अधिक है, इसलिए हम क्रस्ट वाले हिस्से को सियाल परत भी कहते हैं।
वहीं अगर मेंटल वाले हिस्से को हम देखें तो यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यहाँ पर केवल और सिलिका और मैग्नीशियम ही है। यहाँ बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन इनकी अधिकता अधिक होने के कारण इसको हम सीमा परत नाम से जानते हैं। वहीं जो आंतरिक हिस्सा है उसको हम निफे कहते हैं, यानी निकेल और फेरियम। निकेल फेरियम की मात्रा, फेरियम यानी लौह, निकेल और फेरियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसको हम निफे परत कहते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यहाँ पर केवल निकेल और फेरियम है, और भी बहुत सारे तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता अधिक है। तो ये अपने अपने क्षेत्रों में इनकी अधिकता अधिक है, इसलिए हम इनको 3 भागों में बांट देते हैं। किसके आधार पर? केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, सियाल, सीमा और निफे। यहाँ से ये बात स्पष्ट हो गई दोस्तों कि ये तो हम जान गए कि ये तो बात तय है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, रासायनिक संरचना और संगठन, उसमें सिमिलरिटी बिल्कुल नहीं है, उसमें भेद है। अलग अलग प्रकार के इसमें तत्व, रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। हम प्रूव करेंगे आगे कि आखिर ये बात हम कैसे कह रहे हैं, इसको हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। एक होता है दोस्तों डिसकंटिन्यूटी, थोड़ा सा इसको देखिएगा, डिसकंटिन्यूटी। इसको हिंदी में कहते हैं अशांतत्व या असंबद्धता। ये वास्तव में है क्या? ये वास्तव में दोस्तों एक संक्रमण क्षेत्र होता है, ठीक है, ट्रांजिट जोन होता है, ट्रांजिशन जोन। अब इसका आशय ये है, जैसे मान लिया हमने कहा कि कोई एक ए क्षेत्र है और एक कोई ए बी क्षेत्र है। तो देखिएगा कि जो बी वाला हिस्सा है वो ए वाले हिस्से में दिख रहा है और ए वाला हिस्सा भी बी के क्षेत्र में दिख रहा है, यानी कि जो ये वाला क्षेत्र है ये क्या है? ये संक्रमण जोन कहलाएगा। आशा ये है कि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर बी की भी विशेषताएं हैं और ए की भी विशेषताएं हैं, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ से परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन का मतलब ये कतई नहीं है कि पूरी तरह से परिवर्तन हो रहा है। कुछ विशेषताएं पुराने वाले की भी मिलती हैं और कुछ विशेषताएं वहाँ पर नई जुड़ चुकी हैं। तो ये संक्रमण क्षेत्र है। वास्तव में इसका जो ये डिस्कंटिन्यूटी का निर्धारण हुआ, अशांतत्व का, वो घनत्व के आधार पर हुआ। आगे हम बताएंगे कि जब भूकंपीय तरंगें अपना गमन करती हैं तो जो उनका वेग होता है वो निर्भर करता है तत्व के या पदार्थ के घनत्व के आधार पर। डेंसिटी ही तय करेगी कि उसका वेग कैसा होगा, अधिक होगा या कम होगा। तो जब भूकंपीय तरंगों के वेग का अध्ययन किया गया तो देखा गया कि कुछ दूरी तक तो वो एक समान वेग से चल रही हैं, फिर कुछ दूरी में उनके परिवर्तन हो रहा है, चाल में वृद्धि या कमी जो भी हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जहाँ जहाँ से ये परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई संक्रमण क्षेत्र है, और उसी संक्रमण क्षेत्र को हम डिस्कंटिन्यूटी या असंबद्धता कहते हैं, अशांतत्व कहते हैं, या आप एक प्रकार से सीमांकन कह सकते हैं, सीमा रेखा कहते हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लिया हमने कहा कि ये क्रस्ट है और ये मेंटिल है और निचला हिस्सा क्या है? कोर है। तो इसी आधार पर आप देखिएगा हम क्रस्ट को क्या करेंगे? 2 भागों में बांट देंगे। मेंटिल को भी हम 2 भागों में बांटेंगे और कोर को भी 2 भागों में हम बांटेंगे। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो क्या इसको हम अपर क्रस्ट कह सकते हैं, इसको हम लोअर क्रस्ट कह सकते हैं, इसको हम अपर मेंटल कह सकते हैं और इसको हम लोअर मेंटल भी कह सकते हैं।
ठीक है, ये आपका आउटर कोर है और ये आपका इनर कोर हो जाएगा। हमने विभाजित कर दिया। अब देखना यह है कि जो डिस्कंटिन्यूटी है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य में जिस डिस्कंटिन्यूटी को हम रखते हैं इसको कहते हैं कोनोरॉड डिस्कंटिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है इसको हम मोहो कहते हैं, मोहोरोबिक। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य में जो असांतत्य है इसको हम रेपेती कहेंगे। मेंटल और कोर के मध्य में जो असांतत्य है इसको हम गुटेनबर्ग कहते हैं। आउटर कोर और इनर कोर के मध्य में जो डिस्कंटिन्यूटी है इसको हम लेहमन कहते हैं। इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। पीटी में क्वेश्चन आपका सीक्वेंस ही पूछ लेगा कि इन असांतत्य को आप क्रम से बैठाना शुरू करिए, मतलब क्रम से आप व्यवस्थित करें, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। एक बार देख लीजिए फिर से। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के मध्य में कोनोरॉड है, क्रस्ट मेंटल के बीच में मोहो है, अपर मेंटल लोअर मेंटल के मध्य में रेपटी है, मेंटल और कोर के मध्य में गुटेनबर्ग है, आउटर कोर और इनर कोर के मध्य में लेहमन असांतत्य है। ठीक है, ये हमने किसके आधार पर कहा? ये वास्तव में क्या है? डिस्कंटिन्यूटी है। या असांतत्य हमने देख लिया। अब इसी को आधार बना करके, डिस्कंटिन्यूटीज को हम आधार बना करके देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसको अवस्था के आधार पर, यानी स्टेज क्या है, किस स्टेज पर ये पाए जाते हैं। तो हम अवस्था के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो हमें क्या करना है, इसी को ले लेना है, इसी पर हम बना देंगे। आप चाहें तो एक दूसरा ड्रा कर लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ऊपरी हिस्सा इसका होता है वो प्लेन नहीं होता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लिया हमने कहा कि ये कोई एक, या ऐसे करिए, हमने कहा कि ये स्थल है तो इस पर पर्वत भी होगा, पठार भी होगा, मैदान भी होगा, और ये फिर सागर भी होंगे, सागर में गर्त होंगे, यहाँ पर कटक भी होंगे। इस तरह से हमारे क्रस्ट की संरचना है। हमारे क्रस्ट की संरचना ऐसे है। अब देखिएगा ध्यान से, तो ऊपर की जो हिस्सा है जो क्रस्ट वाला वो प्लेन नहीं है, कहीं पर बहुत ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी, तो कहीं पर आप देखेंगे समुद्र में गर्त भी है। ये सब क्रस्ट में ही तो पाए जाएंगे, यानी वो प्लेन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर पर्वत होंगे क्रस्ट पर, वहाँ की ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई कहिए या मोटाई कहिए, बहुत अधिक होगी। और जहाँ गर्त होंगे वहाँ पर मोटाई क्या होगी? मोटाई वहाँ पर कम होगी। तो हम क्रस्ट कितना मोटा है, कितनी ऊंचाई है, इसको सही से डिफाइन नहीं कर सकते। मोटी मोटा ये कहा जाता है कि जो जलीय क्रस्ट होती है वो 5 किलोमीटर की होती है, और जो स्थलीय होती है वो 30 किलोमीटर तक हो सकती है। तो खैर, हम इसको देखेंगे। यहाँ पर आइए, जो गुटेनबर्ग असांतत्य है, इस यहाँ तक हम पहुँचें अगर, तो 2900 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, 2900 किलोमीटर की दूरी कहाँ तक है? मेंटल तक है।
आउटर कोर और इनर कोर को अगर डिवाइड करने वाला आसान तत्व लेहमन को हम देखें तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे 5150 किलोमीटर की दूरी पहुँच जाएगी। यानी 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 5150 किलोमीटर तक का कौन सी दूरी है, गुटेनबर्ग से लेकर के लेहमन है। यानी कि आउटर कोर की मोटाई कितनी है तो आप निकाल लीजिए। वहीं पर अगर हम इसके रेडियस तक जाएं, त्रिज्या तक जाएं, तो आप देखेंगे 6371 किलोमीटर की दूरी होती है। यानी पूरी पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी कितनी है तो आप कहेंगे 6371 किलोमीटर की दूरी होती है। अगर हम बात करें अवस्था के आधार पर तो देखिएगा ध्यान से, आप नया बनाएंगे, हम इसी पर लिखेंगे। तो अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, जो हिस्सा आउटर कोर वाला है इस हिस्से के बारे में जानिए कि ये दोस्तों लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि तरल अवस्था यहाँ पर पाई जाती है। जो इनर कोर का हिस्सा है, लेहमन से लेकर के सेंटर तक, पूरा केंद्र तक अगर हम जाएं तो ये हिस्सा सॉलिड है, या आप जमी हुई अवस्था कह सकते हैं, ठोस, या उसको आप जमी हुई अवस्था कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बचाव क्या, मेंटल और पूरा का पूरा क्रस्ट। निश्चित तौर पर जो ये हिस्सा है पूरा क्रस्ट और पूरा मेंटल, ये दोस्तों सॉलिड है, यानी ठोस अवस्था में ये पाया जाता है। क्रस्ट और मेंटल पूरी तरह से ठोस है। आप बिल्कुल ये मत कहिएगा कि मेंटल किसी भी तरीके से लिक्विड उसमें पाया जाता है। एक आध जगह पर सेमी लिक्विड की स्थिति हो सकती है, चिपचिपा टाइप का, या प्लास्टिक अवस्था हो सकती है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप भूकंप शास्त्र पढ़ेंगे और उसमें हम बोलेंगे कि पी तरंग, एस तरंग, एस तरंग जो होती है वो लिक्विड में चलती ही नहीं है, वो गमन कर ही नहीं सकती। एस तरंग लिक्विड में, वो ठोस में ही केवल चलती है। और आप देखेंगे कि एस तरंग का जो अस्तित्व है कहाँ तक है, वो गुटेनबर्ग तक। तो इसका मतलब है कि ये सब ठोस है। अगर लिक्विड बीच में कहीं होता तो एस तरंग वहीं से क्या हो जाती, विलुप्त हो जाती। तो ये हमने क्या वर्ग किया, अवस्था के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा कि जो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसमें अगर हम थोड़ा सा पीटी की दृष्टि से इसको समझ लीजिए, आपके काम आएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रस्ट, ये हो जाएगा मेंटल, और ये हो गया कोर। ये तीन चीज़ें हो गई। अगर हम यहाँ पर लिख दें मास, यहाँ पर लिख दें वॉल्यूम, और यहाँ पर लिख दें हम डेंसिटी, ये तीन चीज़ें हैं। तो आप चाहे तो ऐसे वर्गीकृत कर दीजिए इसको। पृथ्वी पे अगर हम क्रस्ट की बात करें तो इसका मास है 0.2%।
0.2%। यानी पूरी पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान में क्रस्ट का हिस्सा कितना है? 0.2%। ठीक है। वहीं अगर वॉल्यूम की बात करें यानी आयतन की बात करें तो आयतन पूरी पृथ्वी का 0.5% है। ठीक है। डेंसिटी की बात अगर करें तो 2.8 से लेकर के 3.5 तक इसकी 3.5 तक इसकी डेंसिटी है। ओके। अगर हम मेंटल की बात करें, मेंटल में देखेंगे कि जो मेंटल है वो समस्त पृथ्वी का सबसे ज़्यादा हिस्सा मेंटल में ही पाया जाता है मास का। ये है 68%। कुल पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसमें 68% मेंटल का हिस्सा है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, आयतन की, तो 83% मेंटल का वॉल्यूम है। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इसकी पहुंच जाती है, यहीं से ले लेते हैं, 3.5 से लेकर के 5.5 तक की इसकी डेंसिटी होती है। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में इसको दिखाया जाता है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगर हम कोर की बात करें तो समस्त पृथ्वी का 32% मास है कोर का हिस्सा। वॉल्यूम की बात अगर करें तो ये 16% है। और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ये पहुंच जाता है 10 से लेकर के 14 तक। देखिए, इस पे बहुत ज़्यादा आप परेशान मत होइएगा, थोड़ा बहुत अंतर हर किताबों में होता है। तो ये हो जाएगा 10 से 14 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे तो इससे क्या होगा कि पीटीयूटी में क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और इसको हम एक्सप्लेन जब करेंगे आगे तो भी आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर के ये हमने एक क्लासिफिकेशन कर दिया सामान्य। अब थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन हमें और करना है। कौन सा? यांत्रिकी विधि के आधार पर या यांत्रिकी विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उसको भी हमें वर्गीकृत करना पड़ेगा। इसको समझ गए? तो अब आप ध्यान से देखिएगा। हम एक इसी को ले लेते हैं डायग्राम, आप एक नया बनाएंगे। हम यहाँ पर कह सकते हैं यांत्रिकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, यांत्रिकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करना है हमको। तो हम वैसे ही ड्रा करेंगे जैसे कि हमने इसको किया है। ये पूरा हिस्सा क्या है? क्रस्ट है, और ये हिस्सा हमने कहा कि मेंटल का हिस्सा है, और यहाँ से हमने आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड कर दिया। क्रस्ट को रखते हैं ऐसे ही। ये कौन सा हिस्सा है? तो हम कहेंगे ये अपर मेंटल का हिस्सा है, ये लोअर मेंटल है। पूरा का पूरा क्रस्ट ले लीजिए, और अपर मेंटल का ऊपरी हिस्सा यहाँ से हम ले लेते हैं, इतना हिस्सा। यानी कि पूरा का पूरा क्रस्ट हमने ले लिया और अपर मेंटल का ऊपरी हिस्सा हमने ले लिया। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल घबराइएगा मत, बिल्कुल आपके दिमाग में हम फीड कर देंगे आज इसको। पूरा का पूरा हमने इसमें क्रस्ट ले लिया और अपर मेंटल का ऊपरी हिस्सा ले लिया, तो हम इसको ऐसे सेट कर देते हैं। क्लियर? इसमें क्या क्या सम्मिलित है? इसमें शामिल है पूरा का पूरा क्रस्ट और प्लस अपर मेंटल का
ऊपरी भाग इसमें सम्मिलित है। इसी को हम कहते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थल मंडल। इसका जिक्र हम पुनः करेंगे जब आपको पढ़ाएंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम प्लेट पढ़ेंगे। तो प्लेट कहते किसे हैं? प्लेट वास्तव में दोस्तों कुछ और नहीं है, जो ये हमारा स्थल मंडल है, इसी स्थल मंडल के बड़े बड़े खंड को हम प्लेट कहते हैं। जैसे ये पूरा आपका क्रस्ट है, या लिथोस्फीयर हम कह सकते हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल का ऊपरी हिस्सा सम्मिलित होता है। तो इसी के बड़े बड़े खंड को हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। ये पूरा एक साथ जुड़ा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ, नहीं, ये हिस्सा अलग है। प्रशांत महासागर ये प्लेट है, ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, सब अलग अलग खंडों में है। यानी इन्हीं स्थल मंडल के बड़े बड़े खंडों को हम प्लेट कहते हैं, जो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब शुरू करेंगे तो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे कि क्रस्ट और प्लस ऊपर अपर मेंटल का भी ऊपरी हिस्सा इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है। और अगर हम कहें कि लिथोस्फीयर की मोटाई कहाँ अधिक होगी, तो जहाँ पर्वत होंगे, एवरेस्ट वाला हिस्सा सबसे मोटा होगा। और अगर मैरियाना की बात करें तो सबसे क्या होगा, वो क्रस्ट सबसे पतला होगा। यही तो होगा ना। अब देखिएगा, ध्यान से गौर से देखिएगा, जो इसका हमने यहाँ तक तो ले लिया, लेकिन इसी के नीचे एक पतली सी पट्टी है। इतना हिस्सा, इस हिस्से को जानिएगा, ये किसके नीचे है? लिथोस्फीयर के नीचे है। ये वास्तव में दोस्तों प्लास्टिक अवस्था में है, यानी कि ना एकदम से हार्ड भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, प्लास्टिक अवस्था में होता है। इसको वो नाम दिया गया है एस्थेनो स्फीयर, दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल। अब जो रेस्ट बचा मेंटल का हिस्सा, उसको हम कहते हैं मेसो स्फीयर, मध्य मंडल। ओके। अब जो कोर वाला हिस्सा पूरा बचा, इसको हम कहते हैं बैरी स्फीयर, या केंद्रीय मंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीक्वेंस आपसे कई बार स्टेट के एग्ज़ामों तो लगातार पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी दे सकता है कि हम यांत्रिकी विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर कौन कौन से संरचना मिलेगी आपको। तो आप कहेंगे सबसे ऊपर लिथोस्फीयर है, जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल का भी ऊपरी हिस्सा शामिल है। उसके नीचे एक प्लास्टिक अवस्था पाई जाती है, उसको हम कहते हैं क्या? दुर्बल मंडल। और जो मेंटल का रेस्ट हिस्सा बचा, उसको हम मेसोस्फीयर कहते हैं। और कोर वाले हिस्से को जाहिर सी बात है हम क्या कहेंगे, तो केंद्रीय मंडल कहेंगे। ठीक है। तो ये हमने यांत्रिकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है, ये तो रहा क्लासिफिकेशन। इसको कैसे तैयार करना है?
जिस सीक्वेंस में हमने आपको बताया है इसी सीक्वेंस में आप ड्रॉ करिए अपने नोट्स में, नोट्स बनाते रहिए पूरा अपना। आप मेरे नोट्स पर निर्भर मत रहिए। होता क्या है कि जो अपना नोट्स बनाया जाता है उसी को व्यक्ति अच्छे से तैयार करता है, उसको समझ में आती हैं बातें कि हाँ ये हमने लिखा है और क्या शब्दावली है, क्या भाषा है, उसको बेहतर ढंग से वो समझ सकता है। तो अपना क्लास नोट्स बनाइए, हम कंटेंट नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जो इसमें छोटी हुई बातें होंगी, जो इसमें छूट गई, जैसे कुछ फैक्चुअल चीज़ें होंगी, उन फैक्ट्स को आपको नोट्स से कवर कर लेना है अपने नोट्स में। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी कि देखिए इसमें तरीका क्या होगा कि पहला काम तो आपका ये होगा कि आप कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे, है ना। तो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास में, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। आप हर चीज़ को समझेंगे कि क्यों कैसे होता है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसमें ज़रूरत के जो कंटेंट नोट्स हैं, यानी कि आप कंटेंट नोट्स को उठाएंगे और कंटेंट नोट्स को पढ़ने के बाद आपको मिलेगा कि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, इन फैक्ट्स को भी ले आएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लाना है आपको वनडे की तैयारी नहीं करना है। कुछ ज़रूरत के जो फैक्ट्स होंगे उनको भी समझिएगा। इसके बाद आपका तरीका क्या होगा कि आप जो मेरे द्वारा उपलब्ध कराया गया टेस्ट होगा उस टेस्ट को देंगे, ठीक है। अब ये टेस्ट जो होगा वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो और चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, दोनों टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। फिर अगर कोई कमी आती है, आप जहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं, तो फिर आप कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर से आप मेरे क्लास नोट्स को उठाएंगे जो आपने बनाया है। क्लास नोट्स को उठाइए और देखिए कि हम कहाँ पर अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं, उसको पुनः पढ़िए, पुनः रिवाइज कीजिए, कंटेंट नोट्स को पढ़िए, फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। पेपर को छोड़िए मत, फिर उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, स्टेटमेंट को वेरीफाई कीजिए कि हाँ ये बात सही है। अब हम इस स्थिति में हैं कि हम बड़े आसानी से इसको कर ले रहे हैं। और फिर क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को लिखने का अभ्यास करना है। एक बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे, तीन बार लिखेंगे, धीरे धीरे फिर क्या होगा कि आ जाएगा। तो एक यहाँ पर मुख्य परीक्षा संबंधित क्वेश्चन लिखिए, पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में समझाइए। एक ये क्वेश्चन कर दीजिए और इसी संबंधित अलग अलग टाइप से पूछा जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताइए, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जब इस पे बेस्ड अध्ययन है उनको करेंगे तब हो जाकर क्लियर होगा। अभी पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में बताइए, है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण करें। इस तरह के जो क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी को प्रेजेंट कर देना है जैसे हमने आपको बताया है। थोड़ा तथ्यों को कम करिएगा और जो काम की बातें हैं उन्हीं को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कराते हैं इसको। हमने क्या सीखा इसमें? सबसे पहले हमने कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी 3 परतों में मुख्यतः विभक्त है, क्रस्ट और मेंटल और कोर। ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट, मध्य वाला हिस्सा मेंटल और नीचे का हिस्सा जो होगा वो कोर कहलाता है। ये सामान्य हमने वर्गीकरण किया। फिर हमने रासायनिक संरचना और संगठन को आधार बनाया और हमने कहा क्रस्ट में सिलिका एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको सियाल परत कहते हैं। वहीं मेंटल में अगर हम देखें तो सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको हम सीमा परत कहते हैं। वहीं कोर में निकल और फेरियम की मात्रा अधिक होने के कारण उसको नीफे परत कहते हैं, ठीक है। ये हमने एक वर्गीकरण कर दिया। फिर हमने संक्रमण क्षेत्र लिया, यानी डिस्कॉन्टिन्यूटी को आधार बनाया। और डिस्कॉन्टिन्यूटी में हम जब पढ़ने गए तो हमने क्या किया कि क्रस्ट को हमने अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल को अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइड किया। वहीं कोर को आउटर कोर और इनर कोर में हमने बांट दिया। डिस्कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी अपने आप। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी जो होगी वो कोनोरॉड होगी। क्रस्ट मेंटल के मध्य में जो होगी वो मोहो होगी। अपर मेंटल लोअर मेंटल के मध्य में जो होगी वो रेपेटी होगी। मेंटल और कोर के मध्य में जो होगी वो गुटेनबर्ग होगी। आउटर कोर और इनर कोर के मध्य में जो होगी वो लेहमैन होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे रेडियस तक पहुंच गए। कितना? 6371 किलोमीटर तक हम गहराई में पहुंच गए, जितना रेडियस है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसी को हमने आधार बना करके अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया।
यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक जो भाग है वो किस स्टेज में है, लिक्विड है, ठोस है, कैसा है। तो हमने ये देखा कि जो पूरा क्रस्ट है और पूरा का पूरा मेंटल है ये सॉलिड अवस्था में, सॉलिड स्टेज में है। लेकिन जो आउटर कोर है यानी कि गुटेनबर्ग से लेकर के लेहमन अशांत तत्व तक का जो हिस्सा है 2900 किलोमीटर की गहराई से लिक्विड शुरू होता है और 5150 किलोमीटर तक क्या है, लिक्विड है। यानी आउटर कोर पूरी तरह से तरल अवस्था में है और पुनः लेहमन अशांत से लेकर के पूरा सेंटर तक यानी 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक, जिसको हम इनर कोर कहते हैं, ये पुनः क्या है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है या जमी अवस्था में पाया जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने यांत्रिकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया और हमने कहा कि क्रस्ट और अपर मेंटल का भी ऊपरी भाग को अगर हम ले लें तो उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की मोटाई एक समान नहीं है, समुद्र में कम है तो स्थल पर बहुत ज़्यादा है। स्थल पर भी भेद है, कहीं पठार है तो कहीं पर्वत है ज़्यादा मोटा, कहीं मैदान है, तो अलग अलग यहाँ पर मोटाइयाँ इसकी होती है। उसके नीचे हमने कहा कि मेंटल वाले हिस्से में एक प्लास्टिक अवस्था है, चिकनी अवस्था है, कहीं कहीं लोग सेमी लिक्विड कह देते हैं इसको हम स्थैनो स्फेयर कहते हैं, दुर्बल मंडल कहते हैं। और फिर रेस्ट जो बचा मेंटल का ही भाग उसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं, मध्य मंडल। और कोर वाले हिस्से को जाहिर सी बात है कि हम क्या कहेंगे, पेरिस्फीयर कहेंगे, अर्थात केंद्रीय मंडल कहते हैं। क्लियर। तो इतनी बातों को जैसे हमने आपको विजुलाइज करके बताया है, आप बार बार इसको विजुलाइज कीजिए, यहाँ पर दिमाग में अपने फीड कीजिए। कॉपी में लिख लेने से काम नहीं चलेगा, आपको पिक्चराइज करना होगा, विजुलाइजेशन आना चाहिए कि आप एक एक सीक्वेंस में सारी चीज़ों को बताते हुए चले जाइए। ठीक है। तो इसके जो इतनी बातें हमने कही हैं, इतनी बातें हमको कहाँ से जानकारी मिली, कैसे हमने इतनी बातें आपको बताईं, कहाँ से पता चला। तो इस पर आधारित बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं। पहले पारंपरिक अध्ययन कुछ किया गया, जैसे घनत्व के आधार पर, बेस पर अध्ययन किया गया, उससे कुछ जानकारी हमें नहीं ज़्यादा मिली। तो फिर तापमान को बेस बना करके अध्ययन किया गया, फिर इससे भी जानकारी नहीं मिली पूरी, तो हम दाब को आधार बना करके अध्ययन किए। और इन तीनों के बाद यानी पारंपरिक विधियों से जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी नहीं मिली तो हम लोगों ने क्या किया, भूकंप शास्त्र के आधार पर यानी वैज्ञानिक मेथड के आधार पर हमने अध्ययन किया और भूकंप शास्त्र के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें ठोस प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हम इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए जो दो मेथड हैं, एक तो पारंपरिक मेथड है, पुरातन मत, और एक जो नवीन मत है, वैज्ञानिक मेथड जो है वो भूकंप शास्त्र पर है। पुरातन या पारंपरिक के अंतर्गत तापमान पर, दाब पर और घनत्व के आधार पर अध्ययन करना है, और फिर भूकंप शास्त्र को भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही केयरफुली टोटली कॉन्सेप्ट है, समझिए अच्छे से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि तापमान पर आधारित अध्ययन को देखते हैं। तापमान पर आधारित जब अध्ययन किया गया तो इसमें ये देखा गया कि सतह से गहराई में जाने पर, सतह से गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, तापमान बढ़ता है। तो प्रश्न उठता है कि किस दर से बढ़ता है, प्रश्न आपका आएगा कि किस दर से बढ़ता है। तो अगर हम इसको देखें तो प्रत्येक 100 मीटर की गहराई में अगर हम जाएंगे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर मान लिया, इसको और देखेंगे किताबों में लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि करीब 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ऐसा लिखा होता है, लेकिन लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है 100 मीटर की गहराई में जाने पर। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये तापमान बढ़ता क्यों है।
ये तो प्रश्न आएगा ना कि तापमान क्यों बढ़ता है। तो तापमान बढ़ने के पीछे कारण ये है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, और रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं इनका क्या होता है, विघटन होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनका गुण ही होता है कि वो स्वतः विघटित होते रहते हैं और उसमें से अल्फ़ा, बीटा, गामा रेस निकालते हैं, यानी कि एनर्जी उसमें से निकलती है और वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो विघटन होता है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा का निष्कासन होता है। और ऊर्जा का निष्कासन जो होगा इसका परिवर्तन किसमें होगा, ऊष्मा में परिवर्तन होता है। और ऊष्मा का काम क्या है कि तापमान को ये बढ़ा देगा। क्लियर। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, हमने कहा कि इसमें से ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा हीट में कन्वर्ट होती है। यही हीट के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ जाता है। तो हमने क्या देखा इसमें कि हम पहली बात तो ये समझे कि गहराई में जाने पर टेम्परेचर में क्या होती है, वृद्धि होती है। किस दर से वृद्धि होती है, तो आपने कहा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है प्रत्येक 100 मीटर की गहराई पर। अब प्रश्न उठता है कि क्यों बढ़ता है, क्यों तापमान बढ़ता है। तो आप कहेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं और इनका क्या होता है, विघटन होता है। ये टूटते रहते हैं और टूटने से अल्फ़ा, बीटा, गामा रेस निकलती है, यानी कि ऊर्जा का निष्कासन होता है। यही ऊर्जा हीट में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये बात सही है इस मत के अनुसार, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सपोज दैट हम 100 मीटर की गहराई में चले गए तो कितना बढ़ा, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा। 2 या 3 मान लीजिए 100 मीटर गहराई पे गए, लेकिन सपोज करिए कि हम 200 या 300 चले गए, 400 चले गए, 500 चले गए, तो इसी रेट से अगर तापमान बढ़ता ही जाए और हम चले गए 1000 मीटर की गहराई में, यानी कि 1 किलोमीटर चले गए, तो 1 किलोमीटर अगर हम चले जाएंगे तो सोचिए कि जहाँ 100 मीटर पे 2 डिग्री बढ़ रहा है तो 1000 पे कितना हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा। तो तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पृथ्वी के अंदर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता। जैसे मान लिया हमने कहा कि हम 100 किलोमीटर गए तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 2000 हो जाएगा ना, 2 से 3000 हो जाएगा। तो क्या इस तापमान पर कोई भी पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठोस रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो इस मत के अनुसार ये स्पष्ट होता है कि ऊपर का हिस्सा तो इसका ठोस है, क्योंकि देखने से ही लग रहा है ठोस है, लेकिन आंतरिक भाग में क्या है, सब लिक्विड है। इस मत से तो यही स्पष्ट होता है, यानी कि ये हमें तार्किक जानकारी नहीं दे पा रहा है, ये हमें अपूर्ण जानकारी दे रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम ये कह दें कि नहीं ठीक है, ऊपर का हिस्सा क्रस्ट वाला जो है वो ठोस है, बाकी सब लिक्विड है। लेकिन इस मत से अगर हम बात करें, इससे देखें, तो ये तो हमें कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ से तरल अवस्था हो जाएगी। तो ये इससे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पा रही है। इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर जो इसकी कमियां थीं, इसको दूर करने के लिए दूसरा अध्ययन किया गया। दूसरा अध्ययन क्या है,
वो है दाब पर आधारित अध्ययन। प्रेशर को बेस बनाया गया, और देखेंगे प्रेशर में जब बेस बनाया गया तो इसमें क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा कि गहराई में जाने पर दाब में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि आखिर दाब में वृद्धि क्यों होती है। दाब में वृद्धि क्यों होती है, ये तो प्रश्न आएगा। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। इसका दो कारण है। गहराई में जाने पर एक तो क्या होगा कि जो ऊपर की परतें हैं, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो ऊपर की परतों के द्वारा लगाए गए भार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ऊपर की परतों के द्वारा लगाए गए भार में वृद्धि होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को हम कहते हैं F/A, प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल। ठीक है, इसी को तो हम प्रेशर कहते हैं। तो हम जैसे जैसे गहराई में जाएंगे ऊपर की परतों के द्वारा लगने वाले भार में क्या हो रही है, वृद्धि होगी। तो जब भार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसी कारण से दाब बढ़ रहा है। एक बात ये कही गई। दूसरी क्या है, आप दाब को, भार को बढ़ा के कितना दाब बढ़ाएंगे, कहीं तो उसकी एक सीमा होगी कि उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा दाब। तो फिर इसमें एक नवीन मत जुड़ा, ये तो पुरातन मत हो गया, ये पुरातन मत है। नवीन मत ये आया कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो अधिक भारिता वाले तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे आप पृथ्वी के केंद्र में देखिए, चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। इसका मतलब ये है, इससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें लोहा है, लोहा है, निकेल है, इस तरह की प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। तो लोहा क्या है, ये अधिक भारी है, अधिक डेंस है, उसके घनत्व बहुत ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है कि वो अपने आप में भारी तत्व है, जिसके कारण क्या होगा कि और ज़्यादा दाब बढ़ जाएगा। तो देखिएगा, हम ये कह सकते हैं कि गहराई में जाने पर जो तत्व हैं, तत्वों की भारिता में वृद्धि होती है। ये दो चीज़ें हैं। ये क्या है, ये नवीन मत है। इतनी बात समझ में आई। यानी इन दो चीज़ों के कारण, एक तो ऊपर की परतों के द्वारा लगाए गए भार में वृद्धि होती है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे भारी तत्व ये पदार्थ हमको मिलते जाएंगे और हल्के पदार्थ जो हैं वो कम होते जाएंगे। जैसे देखिए सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, एल्यूमिनियम, चाहे मैग्नीशियम, ऊपर आपको मिला था क्रस्ट और मेंटिल में, लेकिन कोर में जैसे आप पहुँचे वहाँ पर हमने कहा निफ है। तो इसका मतलब यह है कि सिलिका घटती जा रही है और आयरन की मात्रा, लोहे की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसके कारण ये दाब बढ़ता है।
एक बात ये समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं, उसको आप समझाने का प्रयास हम करेंगे। एक फार्मूला है कि प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट से या बॉइलिंग पॉइंट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। हिंदी में इसको आप गलनांक कह सकते हैं, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान लिया हमने कहा कि ये मार्कर है, ये मार्कर 60 डिग्री टेम्परेचर पर पिघलती है। तो जो 60 डिग्री है सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ये मार्कर पिघल रही है, इसका मतलब 60 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसका गलनांक है। पानी है, जैसे पानी को हमने कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो पानी खौलने लगेगा, बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें गलनांक को बढ़ाना है, मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाना है या बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। भाई देखिए, अब हमें करना क्या है कि हम किसी वस्तु को पिघलने से रोकना चाहते हैं। तो एक तो तरीका यह है कि उसको ले जा करके फ्रिज में रख दीजिए, तो वस्तु नहीं पिघलेगी, टेम्परेचर इतना कम कर दीजिए। एक तरीका यह है कि आप क्या करिए, प्रेशर को इतना बढ़ा दीजिए कि प्रेशर जब बढ़ता है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे हमने कहा कि 60 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा दें, दाब बढ़ा दें, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है 70 डिग्री हो जाए। तो फिर 60 डिग्री पर ये नहीं पिघलेगा, फिर ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया इसका, फिर ये 70 पर पिघलेगा। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अब आप देखिएगा ध्यान से, गहराई में जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और इस मत के अनुसार टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसके अनुसार तो यहीं से लिक्विड होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसका अध्ययन जब दाब पर किया गया तो इससे ये पता चला, देखिएगा ध्यान से, कि जब गहराई में गए प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, और एक समय के बाद इतना प्रेशर बढ़ गया कि मेल्टिंग पॉइंट, यानी टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई हो गया, इतना ऊपर चला गया कि उस तापमान पर पदार्थ नहीं पिघला, जम गया। जैसे आप देखिएगा ध्यान से, इसमें एक स्टेटमेंट लिख लीजिए कि किसी भी वस्तु को पिघलने से रोकने के लिए उसके गलनांक को बढ़ाना पड़ेगा, चूँकि दाब का मेल्टिंग पॉइंट से या गलनांक से सीधा संबंध होता है, समानुपातिक संबंध होता है। इसलिए दाब को बढ़ाकर गलनांक बढ़ाया जा सकता है और उस वस्तु को पिघलने से रोका जा सकता है। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब मान लीजिए कि ये हमने ले लिया और ये वाला हिस्सा जो है ये क्रस्ट का हिस्सा है, ये मेंटिल है, और यहाँ से ये आउटर कोर और इनर कोर का हिस्सा हो गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो आप जानते हैं कि क्या है, ये ठोस अवस्था में। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ, टेम्परेचर इतना ज़्यादा यहाँ पर हो गया, करीब करीब 4300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ हो गया, जिसके कारण जो आउटर कोर के पदार्थ हैं वो तो तरल अवस्था में है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, लेकिन प्रेशर हावी है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है
प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है और प्रेशर के कारण मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वस्तु या पदार्थ पिघल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ की स्थिति क्या है, यानी इनर कोर में अगर आप देखें तो ये पुनः क्या है, ठोस या जमी अवस्था में है। यहाँ पर टेम्परेचर तो बढ़ा लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गलनांक बहुत ऊपर चला गया, जिसके कारण इनर कोर के पदार्थ क्या हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब हम गहराई में जाते हैं तो दाब बढ़ता है, और दाब का चूँकि गलनांक से सीधा संबंध होता है, इसलिए एक समय के बाद दाब इतना ज़्यादा हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद पदार्थ पिघल नहीं पाता, वो जमी अवस्था में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब अज्यूम किया गया है, कोई अंदर जाकर के देखा नहीं है। अभी इस पर हम और अध्ययन जब करेंगे भूकंप शास्त्र पर, तब पता चलेगा कि हाँ कहाँ से क्या चीज़ें हैं। अभी हम ये सब सीमा जो बता रहे हैं कि यहाँ से ये है, यहाँ से ठोस है, यहाँ से लिक्विड है, ये तो भूकंप शास्त्र के आधार पर ही निकला है। यहाँ तो ये मान लिया गया था कि कुछ दृढ़ होगा फिर सब लिक्विड होगा। यहाँ पर ये मान लिया गया कि ठीक है, ऊपर ठोस है, बीच में कहीं तरल होगा, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि ठोस है। तो ये सब अभी प्रमाणिक जानकारी इससे नहीं हो पा रही है। तो कहने का आशय ये है कि दाब के आधार पर हमें ये पता चला कि गहराई में जाने पर अत्यधिक प्रेशर बढ़ जाने के कारण पदार्थ जमी अवस्था में पाए जाते हैं। अगला जो अध्ययन किया गया दोस्तों, वो अगला अध्ययन है घनत्व के आधार पर अध्ययन। घनत्व के आधार पर अध्ययन। देखिएगा कि अगर हम इस क्रस्ट को ले लें तो इसका जो घनत्व है वो 2.8 से लेकर के 3.5 तक ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। जबकि अगर हम एवरेज इसकी डेंसिटी देखें तो कितना है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये इसका एवरेज है पृथ्वी का। तो अगर क्रस्ट का हम कहें कि घनत्व तो अगर हम मैक्सिमम मान लें 3 मान लें और औसत 5.5 है, इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि हम अगर गहराई में जाते हैं तो डेंसिटी क्या हो रही है, घनत्व में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। भाई जब औसत ही अधिक है क्रस्ट से तो इसका मतलब गहराई में जाने पर घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये प्रश्न उठता है कि घनत्व आखिर बढ़ क्यों रहा है, घनत्व क्यों बढ़ रहा है। तो इसकी 2 चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक होता है द्रव्यमान यानी मास, और एक होता है आयतन यानी कि वॉल्यूम। ये 2 चीज़ें, अगर हम इन दोनों चीज़ों को लें, हम इसमें रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो द्रव्यमान का घनत्व से, डेंसिटी से समानुपातिक संबंध होगा। कब, जब हम आयतन को क्या कर दें, आयतन को हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। जैसे आयतन को अगर हम फिक्स कर दें, सपोज दैट कि एक ये आपका कमरा है, एक कमरा है, तो आयतन को हमने कांस्टेंट कर दिया कि ये 20 बाई 25 का कमरा है।
मान लीजिए हमने ऐसे मान लिया। अब इसमें 5 लोग रह रहे हैं, यानी मास कितना हमने किया, 5 किया। अब हम अगर इसमें यही कमरा लेते हैं, यानी वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया है आयतन को, और इसमें हमने मास बढ़ा दिया, मान लिया 50 कर दिया, तो ऐसे में घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, घनत्व तो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि द्रव्यमान के साथ डेंसिटी का सीधा संबंध होता है जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं। वहीं दूसरी चीज़ अगर देखिएगा तो आयतन के साथ डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है, कब, जब हम मास को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। मास को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो आयतन के साथ डेंसिटी का क्या होता है, समानुपातिक संबंध होता है। जैसे मान लिया हमने कहा कि एक कमरा ले लीजिए, ये कमरा हमने ले लिया 25 बाई 20 का, ठीक है, और कांस्टेंट किसको करना है, मास को करना है, यानी 5 लोग हमने रख दिया इसमें, 10 लोग रख दिया, तो 10 लोगों पर कुछ डेंसिटी तो होगी ही। अब अगर हम इस कमरे को बढ़ा दें, यानी मास उतना ही रखेंगे और वॉल्यूम को क्या करें, बढ़ाएं, तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी, अब मास हमने कांस्टेंट किया हुआ है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी जब मास को हम कांस्टेंट कर देंगे, वॉल्यूम को घटाए बढ़ाएंगे, तो फिर डेंसिटी में भी अंतर देखने को मिलेगा। अर्थात मास को यानी द्रव्यमान को कांस्टेंट करने पर आयतन के साथ घनत्व का इन्वर्स रिलेशन बनता है, उल्टा संबंध होता है। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इस पर आप आ जाइए, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि घनत्व क्यों बढ़ रहा है, तो 2 चीज़ें हैं। गहराई में जाने पर, गहराई में जाने पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि गहराई में जाने पर द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है। और ये द्रव्यमान क्यों बढ़ रहा है, ये वहीं से जुड़ा हुआ है प्रेशर से। हमने कहा था कि गहराई में जाने पर ऊपर की परतों के द्वारा लगाए गए भार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वही परतों के द्वारा लगाए गए भार के कारण ही तो हम कह रहे हैं कि द्रव्यमान बढ़ रहा है, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो गहराई में जाने पर इसके कारण बढ़ा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि कितना, भाई हर चीज़ की अपनी एक इलास्टिक क्षमता होती है, उसको दबा करके कितना घनत्व बढ़ाएंगे। अगर उसकी इलास्टिक क्षमता से ज़्यादा उसको दबा देंगे या खींच देंगे तो वो क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसके कारण एक निश्चित समय तक तो बढ़ता है, लेकिन उसके बाद नहीं बढ़ता। यानी कि ये भी क्या है, आपका पुरातन मत है। अब नवीन मत जो है, आधुनिक मत है, उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे तत्वों के घनत्व में वृद्धि होती है। तत्व में घनत्व वृद्धि का मतलब ये होता है कि जैसे गहराई में जाने पर तत्वों के या पदार्थों के घनत्व में वृद्धि होती है, और जब इसमें वृद्धि होगी तो उसके कारण भी घनत्व बढ़ता है। जैसे आप देखिए, हमने कहा कि ये सिलिका है, सिलिका की डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। जबकि अगर हम निकेल की बात करें या फेरियम की बात करें, निफे की बात कर लें, तो इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जो तत्व हैं गहराई में जाएंगे तो आपको भारी तत्व मिल रहे हैं, यानी अधिक घनत्व वाले तत्व मिलते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, घनत्व में वृद्धि होगी। ठीक है। और जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं वैसे वैसे आयतन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
और आयतन जब कम होगा, देखिए यहाँ कोर का आयतन क्या हुआ, कम हुआ, और आयतन कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इन कारणों से गहराई में जाने पर घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। और हमने कहा पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 होता है, जबकि अगर कोर में हम चले जाइए तो यहाँ पर सेंटर तक पहुँचते पहुँचते 13 से 14 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 13 से 14 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है कोर में। तो इससे स्पष्ट होता है कि गहराई में जाने पर घनत्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब इतनी बातें हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन अभी भी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमको अभी नहीं मिली। तो फिर क्या किया गया कि भूकंप शास्त्र का सहारा लिया गया इसको समझने के लिए। तो भूकंप शास्त्र पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको आपको फिर से एक कंक्लूड करते हैं, रिवाइज कराते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमने कहा कि टेम्परेचर के आधार पर जब अध्ययन करेंगे तो गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि कितने दर से होती है, तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होता है 100 मीटर की गहराई में जाने पर। वहीं हमने कहा कि क्यों तापमान बढ़ता है, उसके पीछे कारण ये है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होते हैं, जिसके कारण उसमें से ऊर्जा निष्कासित होती है और वो ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट होती है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। इसके कारण ये माना गया कि ऊपरी भाग ठोस है और जबकि आंतरिक हिस्सा क्या होगा, तरल होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं। फिर क्या हुआ, इसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए दाब पर आधारित अध्ययन किया गया और कहा गया कि प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट से कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, समानुपातिक संबंध होता है। यानी किसी वस्तु को पिघलने से रोकना है तो हम दाब बढ़ा करके उसके मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देंगे, जिससे दाब वो वस्तु पिघलेगी नहीं। तो हमने देखा कि गहराई में जाने पर दाब में वृद्धि होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि ऊपर की परतों के द्वारा लगाए गए भार में वृद्धि होती है और जो पदार्थ हैं उनकी भारिता में भी वृद्धि होती चली जाती है। जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे भारी पदार्थ मिलते हैं, जिसके कारण दाब बढ़ता है और दाब बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है और मेल्टिंग पॉइंट इतना बढ़ जाता है कि इनर कोर के पदार्थ किस अवस्था में पहुंच जाते हैं, ठोस अवस्था में पहुंच जाते हैं। ठीक है, वही घनत्व के आधार पर अध्ययन जो हम लोग किया, हमने कहा कि गहराई में जाने पर घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वृद्धि कितनी होती है, तो हमने वृद्धि अगर देखें मतलब और एवरेज देखें इसका, तो इसका एवरेज घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। वहीं क्रस्ट का देखिए कम है। इसका मतलब है कि गहराई में जाने पर घनत्व बढ़ रहा है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, तत्वों के घनत्व में वृद्धि हो रही है, आयतन में कमी आ रही है, जिसके कारण घनत्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब इन सभी बातों को हम कंक्लूड करेंगे भूकंप शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से, और जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन, सिस्मोलॉजिकल स्टडीज। पहले देखिए भूकंप शास्त्र के बारे में हम बता दें आपको कि हमें भूकंप शास्त्र नहीं पढ़ना। भूकंप तो एक सेपरेट टॉपिक होगी, उस टॉपिक को हम जब भूकंप आएगा तब डिटेल में समझेंगे। हमें यहाँ पर भूकंप शास्त्र का सहारा लेना है और उसके सहारे हम लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और वैज्ञानिक मत भी है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आपको बताते हैं। जैसे मान लिया कि ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ से देखिए भूकंप जो होता है भूकंपीय तरंगों के माध्यम से आती है। यानी कि जो ये भूकंपीय तरंगें होती हैं वो एक प्रकार से यांत्रिकी तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यांत्रिकी तरंगें होती हैं। क्योंकि
आप देखेंगे कि जहाँ पर भी ऊर्जा होगी, हॉट स्पॉट होगा, वहाँ से एनर्जी जनरेट होकर के वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो भूकंपीय तरंगों की जहाँ से उत्पत्ति होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जहाँ से वो स्टार्ट होती हैं, उस स्थान को हम फोकस कहते हैं। भूकंप मूल, यानी कि फोकस क्या है? जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। अब ध्यान दीजिएगा कि जहाँ से भूकंपीय तरंग स्टार्ट होगी फिर सीधे वो सतह पर जाएगी। सीधे कहाँ जाएगी? सतह पर। और सतह का वह स्थान जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगें पहुँचती हैं उसको हम कहते हैं एपी सेंटर, यानी आधि केंद्र, एपी सेंटर। तो एपी सेंटर क्या है? हम ये कह सकते हैं भूकंप मूल से पृथ्वी की सतह की वह न्यूनतम दूरी, यही तो दूरी है, वह न्यूनतम दूरी जहाँ सबसे पहले कंपन होता है या भूकंपीय तरंगें पहुँचती हैं, उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? भूकंप मूल से सतह की वह न्यूनतम दूरी जहाँ सर्वप्रथम कंपन होता है या सबसे पहले भूकंपीय तरंगें पहुंचती हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में हमने कहा कि यहाँ पर भूकंप आ रहा है। सपोज दैट यहाँ पर भूकंप आ रहा है, तो यहाँ भूकंप आने का मतलब है कि कहीं भूकंप मूल होगा इसी के अंदर। तो मान लीजिए कि हम 70 किलोमीटर गहराई से भूकंप आया है, तरंगें आई हैं, तो इसी के सीधे एकदम 70 किलोमीटर पर ड्रिल कर दीजिए। वहीं पर क्या मिला हमको? भूकंप मूल मिलेगा। यानी जहाँ से स्टार्ट हुई थी फिर वहीं से वो सीधे कहाँ आई? ऊपर आ गई। यहाँ पर जहाँ सबसे पहले पहुँचेगी उसी को हम कहेंगे अधिकेंद्र, एपी सेंटर है। यानी भूकंप मूल इसके गहराई में होगा। तो भूकंप मूल से पृथ्वी की सतह की वह न्यूनतम दूरी है, एकदम 90 डिग्री पे आएगा, एकदम वर्टिकल, वह न्यूनतम दूरी जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगें पहुँचती हैं या कंपन होता है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। और जब अधिकेंद्र पहुँच जाएंगी फिर यहीं से सिस्मिक जो वेव हैं वो ऐसे 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 फैलना शुरू करेंगी। और हमने कहा इस इतने एरिया में फैल गई, ऐसे 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 चारों ओर क्या करेंगे? वो फैलना शुरू करेंगी ऐसे। तो मान लिया इतने एरिया में प्रभावित हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया कौन सा होगा? जहाँ सबसे पहली बार भूकंप आया था। यानी कि जहाँ अधिकेंद्र होगा वहाँ तबाही ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे अधिकेंद्र से वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्लियर? तो देखिए जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वो दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। इनको पहले इनकी विशेषताओं को बड़े अच्छे से समझ लीजिए, फिर 2 मिनट में आपको हम समझा देंगे कि कैसे इसका अंदर की बातें जानकारी हमको प्राप्त हुई। तो हम देखिए सिस्मिक वेव, भूकंपीय तरंगें। सिस्मिक जो वेव हैं वो 3 प्रकार की वेव होती है। एक होती है पी तरंग, एक है यस तरंग, और एक है एल तरंग। इसी को हम प्राथमिक तरंग कहते हैं। इसको द्वितीयक तरंग कहते हैं, और इसको हम सरफेस वेव कहते हैं, सतही तरंग।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो पी तरंग है या एस तरंग है, ये भूकंप, ये तरंगे पृथ्वी के शरीर में चलती हैं, यानी कि बॉडी में चलती हैं, अंदर की ओर चलती हैं, जिसलिए इनको हम पिंड तरंग या बॉडी वेव कहते हैं। या पिंड तरंग कहते हैं इसको, ठीक है। और ये सतह पर करीब समीप चलती है, इसलिए इसको हम सरफेस वेव कहते हैं, सतही तरंग कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है। अब इन तरंगों की हम विशेषता आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्राथमिक तरंग होती है ये वास्तव में ध्वनि तरंग के जैसी, ध्वनि तरंग नहीं बता रहे हैं आप, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ध्वनि तरंग के जैसा बिहेव करती है, यानी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ये अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है। वहीं जो द्वितीयक तरंग है ये वास्तव में प्रकाश तरंग की या जल तरंग के समान क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी ट्रांसवर्स वेव्स। यानी कि ये प्रकाश तरंग के समान बिहेव करती है और ये ध्वनि तरंग के समान, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये ट्रांसवर्स वेव होती है। क्या है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, थोड़ा समझिएगा। जो पी वेव होती है, मान लिया ये तरंग की दिशा है, तो इसमें कणों का जो कंपन होगा, भाई जब भूकंप तरंग चलती है तो कणों में क्या होता है, कंपन होता है। कणों में जो अंदर पृथ्वी के कण हैं उसमें क्या होगा, कंपन होगा। तो इसमें जो कणों का कंपन होता है वो तरंग की दिशा के क्या होता है, समानांतर होता है, आगे पीछे ऐसे कंपन होगा। वहीं पर अगर हम, ये पी वेव है, अगर हम एस वेव की बात करें तो इसमें भूकंपीय तरंगों, जो भूकंपीय तरंग होती है, जो दिशा होती है, उसमें कणों का कंपन जो होता है वो तरंग की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। ये किसका बिहेव है, ये यस तरंग है, ये द्वितीयक तरंग है। यानी द्वितीयक तरंग में कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है, वर्टिकल होता है, जबकि पी तरंग जो होती है इसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होता है, पैरेलल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब ये पैरेलल होगा तो इसका जो वेग होगा, जो वेलोसिटी होगी या स्पीड आप कह सकते हैं, स्पीड कह लीजिए या वेलोसिटी कह लीजिए, चलिए स्पीड ही लिख देते हैं, गति लिख देते हैं, जो इसकी स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये तरंग की दिशा के समानांतर गति कर रहा है तो बहुत तेज़ी से चलेगी। लेकिन ये जब तेज़ी से चलेगी तो ये फिर सतह पर जब आएगा तो ऐसे ये स्विंग करेगा, यानी कि इस तरह से हिलना शुरू करेगी। जो धरती है वो ऐसे हिलना शुरू करेगी। तो जब हिलना शुरू करेगी तो इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं होगी, यानी इंटेंसिटी जो भूकंप की होगी वो कम होगी, यानी कि भूकंप की तीव्रता कम होगी। लेकिन जो यस तरंग है, चूंकि इसमें कंपन लंबवत होता है, देखिए ऐसे घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते फिरते आ रहे हैं, तो ये गति इसकी कम हो जाएगी, यानी स्पीड इसकी क्या होगी, कम होगी। लेकिन चूंकि ये लंबवत होता है तो ऐसे कंपन करना शुरू करेगी धरती, तो इससे क्या होगा कि विनाश की स्थिति आना शुरू हो जाएगी, मतलब नुकसान ज़्यादा होगा, यानी इसकी तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। इस तरंग से जब भूकंप आता है तो तीव्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो एल तरंग होती है, लब वेव कहते हैं इसको, ये दोनों भी हो सकती है, ये अनुदैर्ध्य भी हो सकती है और ये अनुप्रस्थ भी हो सकती है, ये दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ये चलती है ऐसे सतह के समीप, तो सतह के समीप चलने के कारण जो एल तरंग होती है वो दोनों प्रकार की हो सकती है। जैसे मान लिया हमने कहा कि ये एल तरंग है, इसमें
समानांतर भी चीज़ें होंगी और अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं। तो ये एल तरंग है। इसकी स्पीड जो है न्यूनतम है, सबसे कम है। यस की स्पीड पी से कम है। किससे? इसकी तुलना में बात हो रही है, इनकी कंपैरिजन हो रही है, लेकिन यस की तीनों में सबसे कम हो जाएगी। लेकिन तीव्रता अगर हम बात करें तो तीनों में इसकी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जो इन दोनों की तीव्रता हमने देखी थी वो इनके कंटेक्स्ट में देखा था, यानी कि पी की तीव्रता कम है, यस की अधिक है। लेकिन अगर हम तीनों की बात करें तो सबसे अधिक किसकी है? तो आप कहेंगे एल की है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम तीव्रता की बात करें, पहले स्पीड कर देते हैं, स्पीड की बात करें तो पी तरंग की सबसे ज़्यादा, फिर यस तरंग की, और फिर क्या होगी? एल तरंग की। ये स्पीड की स्थिति है। अगर हम तीव्रता की बात करें, तीव्रता की बात अगर करें तो देखिएगा ध्यान से, तीव्रता में पी तरंग की कम, किससे? यस से, और एल की, एल से भी कम है यस की, यानी सबसे अधिक किसकी है? एल की तीव्रता है। तो कुल मिलाकर के हमने इसमें यह समझा कि जो ये तरंगे होती हैं ये यांत्रिकी तरंगे होती हैं, और जिसमें पी तरंग जो होती है, यस तरंग जो होती है, पिंड तरंग होती हैं, ये बॉडी में चलती हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती हैं, जबकि जो यल तरंग होती है वो सतह के समीप चलती है, इसलिए इसको हम सतही तरंग भी कह देते हैं। अब ध्यान देखिएगा, हमने कहा कि जो पी तरंग होती है इसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होता है, इसीलिए अनुदैर्ध्य कहलाती है ये, और यही कारण है कि इसकी गति सबसे अधिक होती है जबकि तीव्रता कम होती है। वहीं यस तरंग में हम देखें तो इसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होने के कारण इसकी स्पीड कम होती है पी की तुलना में, जबकि तीव्रता पी से क्या होती है? अधिक होती है। वहीं एल तरंग को हमने कहा कि ये सतह के समीप चलती है, इसकी गति जो होती है वो सबसे कम होती है, लेकिन सतह के समीप चलने के कारण इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, इसलिए इसको विनाशकारी तरंग भी कहा जाता है। विनाशकारी तरंग भी इसको कहा जाता है। अब एक बात यहाँ पर हमने तरंगों की विशेषता बताई है आपको। अब इसका हम कैसे यूज करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि ये तो हो गई आपकी एल वेव, लेकिन जो पी तरंग है और जो एस तरंग है वो बॉडी में चल रही है इस तरह से, जैसे यहाँ से ये पहुँची और फिर ये फैलना शुरू कर देंगी चारों ओर। तो अब इनका हम इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा ध्यान से, एक विशेषता देख लीजिए। सब चीज़ नोट करते रहिएगा आप। जो पी तरंग है ये चाहे ठोस हो, सॉलिड हो, चाहे तरल हो, और चाहे गैसीय अवस्था हो, सब जगह ये क्या कर सकती है? ये गमन कर सकती है, सब जगह जा सकती है, चल सकती है। लेकिन जो एस तरंग है, जो एस तरंग है, ये केवल और केवल कहाँ चल सकती है? ठोस में गमन करती है। लिक्विड गैस में ये चल नहीं सकती, ये इस तरंग गायब हो जाएगी, इसका गुण है ये। ठीक है। तो जब भूकंप शास्त्र के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास किया गया, तो अब आप इस डायग्राम पे आइए, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने जो ब्लैक कलर है, ब्लैक को हमने पी तरंग दिखाया है, और जो रेड है उसको हमने एस तरंग दिखाया है। क्योंकि यही बॉडी वेव है तो इनको हम लेकर के चलते हैं। आप चलते जाइए। यहाँ मान लीजिए कहीं पर भूकंप मूल रहा होगा, यहाँ से पहुँचा, तो ये क्या हो गया? ये आपका अधिकेंद्र है। ये क्या है? अधिकेंद्र है। तो अधिकेंद्र पर पहले पहुँचेगी तरंग,
फिर उसी के बाद फैलना शुरू करेगी। यानी अधिकेंद्र से पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलने वाली तरंगें ये हैं बॉडी वेव पी और एस। अब ध्यान से देखिएगा, जो ये वाला हिस्सा बना हुआ है ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में गुटेनबर्ग है। ये क्या है, गुटेनबर्ग है। यानी कि यहां से शुरू हो रहा है आउटर कोर। क्या शुरू हुआ, आउटर कोर शुरू हुआ, और यहां पर ये हम मान लेते हैं कि क्या है, इनर कोर है। बात समझ में आई, ये इनर कोर है। तो जब भूकंपीय तरंगों के माध्यम से अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक पी और एस तरंग दोनों पाई गई। कहाँ तक, 2900 किलोमीटर तक पी और एस दोनों तरंग पाई गई। लेकिन इसके बाद मतलब इसके नीचे केवल पी मिली, यस क्या हो गई, विलुप्त हो गई। यस क्या हो गई, विलुप्त हो गई। और आपको हमने क्या कहा कि यस केवल कहाँ चल सकती है, ठोस में। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि क्रस्ट और मेंटल का जो हिस्सा है वो क्या है, ठोस अवस्था में है, तभी पी और यस दोनों यहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन 2900 किलोमीटर के बाद जब यस तरंग विलुप्त हुई तो इससे यह प्रमाणित होता है कि आगे तरल अवस्था है। ये बात प्रमाणित हुई। तो जो ये 2900 किलोमीटर की दूरी गहराई है, यहीं पर एक आसान तत्व बन गया जिसको हम कहते हैं गुटेनबर्ग। ये गुटेनबर्ग अब आया। तो हर चीज कैसे हुआ है उसके पीछे कारण है। एक चीज यहां पर और हुआ, केवल यही यस तरंग ही विलुप्त नहीं हुई, जो पी तरंग है, पी तरंग की गति भी एकाएक कम पड़ गई, मंद पड़ गई, स्पीड उसकी कम हो गई, लो वेलोसिटी जोन डेवलप हो गया। इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं, एक फार्मूला ध्यान रखिएगा कि पदार्थ के डेंसिटी से, घनत्व से भूकंपीय तरंगों की गति का समानुपातिक संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा तो भूकंपीय तरंगों की गति भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद पी तरंग की गति भी कम पड़ गई, मंद पड़ गई। और मंद कब हो सकता है, तभी जब घनत्व कम होगा। घनत्व कम होगा तो इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जाहिर सी बात है यहाँ तरल है, तभी तो घनत्व एकाएक क्या हुआ, कम हो गया। तो दो घटनाएं हुई, एक तो यस तरंग गायब हो गई और पी तरंग की गति में कमी आ गई 2900 किलोमीटर के बाद, और यहीं से हमने मान लिया कि ये तरल अवस्था पाई जाती है। ये कन्फर्म हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये आसान तत्व का निर्माण हो गया गुटेनबर्ग का, एक चीज़ और हुआ। चलो भाई मान लेते हैं कि यहाँ पे तरल है, लेकिन ये कैसे प्रमाणित होगा, ये कैसे प्रमाणित होगा कि इनर कोर की पदार्थ ठोस अवस्था में है, ये कैसे मालूम चला। तो इसके लिए क्या हुआ कि जैसे ही 5150 किलोमीटर तक, अब आगे तो यस तो जाएगी नहीं, पी ही जाएगी। तो पी तरंग यहाँ पर थी, और पी तरंग की जो गति है, गति अचानक क्या हुई, बढ़ गई। अचानक गति बढ़ी। और अचानक गति तब बढ़ती है जब घनत्व क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। यही तो बात होगी ना, जब घनत्व बहुत ज़्यादा होगा तभी तो गति अचानक क्या होगी, बढ़ेगी। तो 5150 किलोमीटर के बाद पी तरंग की गति में एकाएक वृद्धि से यह भी प्रमाणित होता है
कि इनर कोर के पदार्थ अत्यधिक दाब के कारण क्या हैं, जमी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ये भी बात क्या हो गई, प्रमाणित हो गया। और यहीं पर एक अशांतत्व का और निर्माण हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, लहमन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, लहमन बन गया यहाँ पर। तो ये ठोस तरल और तरल ठोस तरल ठोस वाली जो कहानी थी अवस्था के आधार पर, वो गुत्थी हमने सुलझा लिया पी और एस से। क्लियर। अब अगली बात देखिए, अगली बात क्या है, हमें ये समझना होगा कि आपने कहा कि घनत्व के साथ भूकंपीय तरंगों की गति में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है। तो हमने बताया था जब अध्ययन घनत्व किया था कि गहराई में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। ये बात कैसे स्पष्ट हुई, तो वो बात स्पष्ट ऐसे हुई कि जैसे जैसे भूकंपीय तरंगे अंदर की ओर गई, मान लीजिए यही तो सेंटर होगा, केंद्र बिंदु, जैसे जैसे ये तरंग अंदर जा रही है, वैसे वैसे अगर हम औसतन वृद्धि की बात करें तो तरंग की गति क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इससे ये प्रमाणित होता है कि घनत्व बढ़ रहा है, क्योंकि डेंसिटी जब बढ़ेगी तभी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी, तभी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। तो इससे ये प्रमाणित हुआ जब भूकंपीय तरंगों का अध्ययन हुआ कि अंदर की ओर जैसे जैसे भूकंपीय तरंगें बढ़ रही हैं, उनकी गति क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और गति बढ़ने से ये प्रमाणित हो गया कि जाहिर सी बात है डेंसिटी बढ़ रही है। तो एक बात वो भी कंफर्म हो गई कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। क्लियर। अब एक बात और है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रासायनिक संरचना समान है या नहीं समान है। ध्यान दीजिएगा, जो रासायनिक संरचना होती है दोस्तों, हमने कहा था कि हर पदार्थ के अपने अलग अलग घनत्व होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, घनत्व होते हैं। और घनत्व के आधार पर ही भूकंपीय तरंगों की गति या डायरेक्शन तय होता है। जैसे अगर हम कहें कि रासायनिक संरचना और प्लस संगठन समान हो, तो जो भूकंपीय तरंगों की चाल है, भूकंपीय तरंगें कैसी होंगी, सीधी होंगी। ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहता है, सीधी होंगी। लेकिन अगर ये क्या हो, असमान हो, अगर ये असमान हो, तो भूकंपीय तरंगों की जो गति होगी या चाल होगी, भूकंपीय तरंगों की चाल वक्राकार होगी, कर्व बनाते हुए चलेगी। और भूकंपीय तरंगों की गति को आप देखिए तो ये कर्व बना रही हैं, ये कर्व बनती हुई चल रही हैं, सीधी नहीं चल रही हैं। और इससे ये भी प्रमाणित हो गया कि भूकंप जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो रासायनिक संरचना है उसमें समानता नहीं है, वो असमान है। क्रस्ट में यानी सियाल, सीमा, निफे वाली जो कहानी है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए कि अगर हम इसको ले लें, या अभी एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये तो हो गया चाल के आधार पर, ये है 105 डिग्री और ये है 145 डिग्री, कहीं 43 है कहीं 40 है, तो आप एक मोटा मोटा ले लीजिए। ये भी 105 से लेकर के 145 डिग्री है। इस क्षेत्र में भूकंप नहीं है, इसको कहते हैं शैडो जोन, यानी भूकंप छाया क्षेत्र। उसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि एक तो जैसे ही आउटर कोर मिला, यस तरंग क्या हो गई, विलुप्त हो गई। और दूसरी चीज़ हमने कहा कि जो पी तरंग है वो
अब इस तरफ नहीं चलेगी। वो हुआ क्या कि जब जैसे ही यहाँ पर लिक्विड मिलेगा, डेंसिटी घट गई तो उसकी चाल बदल गई और वो चाल सीधी हो गई। वो चाल क्या कर गया? सीधी कर गई तरंग। जब सीधी हो गई तो फिर ये पी तरंग इधर की ओर नहीं आ पाई और इसलिए इतना हिस्सा क्या हुआ? शैडो जोन हो गया। फिर केंद्र से होती हुई जब बाहर ही निकलेगी तो फिर इस तरह से यहाँ आई और इतना हिस्सा क्या होता है? भूकंप छाया क्षेत्र होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये भूकंप छाया क्षेत्र जो है, जो ये भूकंप छाया क्षेत्र है, ये पी वाला भी है, पी भी है इसमें और इसमें एस भी है। पी प्लस एस भूकंप छाया क्षेत्र है ये, पी प्लस एस, दोनों तरंगे यहाँ पर नहीं हैं। लेकिन जो इतना हिस्सा है 145 से 145 तक का, यहाँ पर कौन तरंग गायब है? तो यहाँ पर यस गायब है। यानी कि पी तरंग का अस्तित्व है। तो अगर आपसे कहेगा कि भूकंप छाया क्षेत्र अधिक किसका होता है, तो आप कहेंगे यस का भूकंप छाया क्षेत्र अधिक होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ से 105 से लेकर के यहाँ 105 तक, इतना हिस्से में यस तरंग नहीं है। जबकि पी तरंग कहाँ से कहाँ नहीं है? तो 105 से लेकर के 145 तक केवल पी तरंग नहीं है। तो भूकंप छाया क्षेत्र यस का क्या होता है? अधिक होता है। एक थोड़ा सा यहाँ पर हम गति देख लेते हैं। देखिए, ये जो है ये भूकंप की गति है, भूकंपीय तरंग की ये गति है ना, और ये गहराई है, ठीक है ना। तो आप देखिए, जो ये वाली तरंग है, ये वाली, ये एस तरंग है और ये कौन सी है? पी तरंग है। तो देखिए, जो एस तरंग है इसकी गति मंद है और देखिए यहाँ पर चली है ये और फिर यहाँ पर आई। तो जो ये हिस्सा है दोस्तों, ये वास्तव में एस्थेनोस्फीयर है और ये क्या है? लिथोस्फीयर है। तो जैसे ही ये स्टेनोस्फीयर में आई तो थोड़ा देखिए सीधी कर गई है। ये भी देखिए इसकी स्पीड ज़्यादा होती है पी की, लेकिन देखिए यहाँ पर जब आई तो ये सीधी पड़ गई, यानी स्पीड इसकी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो ये वाला स्टेनोस्फीयर वाला हिस्सा है ये प्लास्टिक अवस्था में पाया जाता है और यहाँ भूकंपीय तरंगों की गति कम पड़ जाती है, इसलिए इसको लो वेलोसिटी जोन बोलते हैं इसको, ठीक है। लो वेलोसिटी जोन किसको कहते हैं? स्टेनोस्फीयर को। और फिर आप देखिए कि यस तरंग की गति कम है, 5 के आसपास दिख रही होगी, 5, 6, 7 यहाँ तक पहुँची है, 6 तक, और इसकी देखिए स्पीड बढ़ती जा रही है और ये 11 तक पहुँच गई स्पीड, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। क्लियर? इससे भी स्पष्ट हो रहा है, जैसे जैसे गहराई में जा रही है स्पीड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये होगा कि डेंसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। एक ही हो गया। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा भूकंपीय तरंगों का प्रकार है, जैसे हमने कहा पी तरंग है, हमने कहा यस तरंग है। तो पी और यस तरंग की गति जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इसी में, और जो तरंगे हैं कुछ इसी की टाइप हैं, जैसे पी एस्ट्रिक, यहाँ पे स्टार लगा होता है, और एस एस्ट्रिक, ठीक है। और सबसे कम होता है पी जी एस जी। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कभी कभी मिलाने की आता है। तो इस तरह से ये भूकंपीय तरंगों का हमने अध्ययन के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक भाग को आपको समझाने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब इसको क्या करना है, बार बार आप इसी तरीके से पढ़िए, 1 बार 2 बार वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर इस पर आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस की लिखने का अभ्यास करिए, जहाँ पर फंसिए पुनः नोट्स को पढ़िए, कंटेंट नोट्स इसमें शामिल करिए, पूरा रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, और फिर हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।